कभी सोचा है पृथ्वी पर जीवन के लिए जो भी जरूरी है वो कभी खत्म क्यों नहीं होता? आज हम इसी मजेदार रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बात करेंगे हमारे प्लैनेट के अपने कमाल के रिसाइकलिंग सिस्टम की। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इस रिसाइकलिंग सिस्टम का मेन आइडिया क्या है वो समझेंगे। फिर इसके अंदर क्या क्या हिस्से हैं, ये कितने तरह के होते हैं, और एक उदाहरण के तौर पर कार्बन साइकिल की कहानी भी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बड़े आइडिया को ही पकड़ते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी खुद को जिंदा कैसे रखती है ना सोचने वाली बात। मतलब पानी, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती रहती है पर खत्म क्यों नहीं होती? इसका जवाब एक ऐसी प्रोसेस में है जो सच में किसी जादू जैसा लगता है। और इस जादू का साइंटिफिक नाम है जैव भू रासायनिक चक्र। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस उन रास्तों का एक मैप है जिन पर जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स घूमते रहते हैं। मतलब कभी पौधों जानवरों में, तो कभी चट्टानों, हवा और पानी में, और फिर वापस घूमकर वहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब कौन से हिस्से हैं जो इस मशीन को चला रहे हैं? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हमारे प्लैनेट का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मान लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून जरूरी चीजों को हर हिस्से तक पहुंचाता है, ये साइकिल्स भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को वहां ले जाते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। इस पूरे सिस्टम के आप कह सकते हैं दो मेन पार्ट्स हैं। एक है भंडार, इन्हें स्टोरेज टैंक समझिए, और दूसरे हैं प्रवाह, जो इन टैंक्स को जोड़ने वाली पाइपलाइंस है। तो भंडार, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो जगह है जहां ये सारे एलिमेंट्स लंबे समय तक जमा रहते हैं, जैसे कि हमारे महासागर, हमारा वायुमंडल या फिर जमीन के नीचे की चट्टानें। और प्रवाह, प्रवाह मतलब वो एक्शन, वो प्रोसेस जो इन एलिमेंट्स को एक भंडार से दूसरे भंडार तक ले जाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फिर पानी का भाप बनना। असली मूवमेंट, असली हलचल इसी पाइपलाइन में होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे साइकिल्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पे हम इन्हें दो मेन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक है गैसियस साइकिल्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनका मेन भंडार या तो वायुमंडल है या फिर महासागर, और ये काफी तेज होते हैं। दूसरी तरफ है अवसादी यानी सेडिमेंट्री साइकिल्स। इनका मेन भंडार है पृथ्वी की चट्टानें, और ये बहुत बहुत ही ज्यादा धीमे होते हैं। कभी कभी इन्हें पूरा होने में हजारों या लाखों साल लग जाते हैं। अब इन सब थियोरी वाली बातों को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं, कार्बन की कहानी। मान लीजिए कि हम सब जासूस हैं और हमारा मिशन है एक अकेले कार्बन एटम का पीछा करना। चलिए देखते हैं कि ये नन्हा सा एटम हमारे प्लैनेट पर कहाँ-कहाँ की सैर करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है हवा से। यहाँ हमारा कार्बन एटम CO2 के रूप में घूम रहा है। तभी एक पौधा फोटोसिंथेसिस के जरिए इसे अंदर खींच लेता है। फिर कोई जानवर आता है और उस पौधे को खा लेता है। तो अब कार्बन उस जानवर का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद जब वो जीव मर जाता है, तो छोटे छोटे बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। और आखिर में जब हम सांस छोड़ते हैं या कोई चीज जलती है, तो हमारा कार्बन एटम वापस हवा में पहुंच जाता है, अपना अगला सफर शुरू करने के लिए तैयार। ठीक है, तो ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि सो व्हाट? इससे फर्क क्या पड़ता है? ये साइकिल्स हमारे और हमारी धरती के लिए इतने जरूरी क्यों है? वजह ये है कि ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है। यही साइकिल्स हैं जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। यही हैं जो हमारी फूड वेब में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जीवन के लिए जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें हर कोने तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं का है। सीधी सी बात है, हमारे इकोसिस्टम की पूरी स्टेबिलिटी इन्हीं पर टिकी है। तो जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सारे साइकिल्स एक पूरी तरह से बैलेंस्ड और आपस में जुड़ा हुआ ग्लोबल सिस्टम बनाते हैं। ये कोई अलग थलग प्रोसेस नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सिस्टम इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो सोचिए क्या होगा अगर इसका कोई एक भी हिस्सा
गड़बड़ा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा।